Good morning, everyone. As you know, your chapter number 3 is completed, and next chapter is number 4. We will start chapter number 4. The name of this chapter is The Hot and Wet Equatorial Region. हॉट मीन्स गर्म, वेट मीन्स गीले. जो एरिया हैं, रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. इन द लास्ट चैप्टर यू रीड अबाउट द 3 मेन हीट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, टॉरेड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड. ये तीनों जोन के बारे में आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है पिक्चर के थ्रू. Within these broad bands are several smaller climatic regions. Since climate influences the kind of plant and animal life found in a region, each of these regions has a unique plant and animal life. आपने देखा होगा कि एरिया वाइज जिस एरिया में जैसा क्लाइमेट होता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ का रहन सहन, कपड़े और वहाँ के प्लांट्स, वहाँ के लोगों का पहनने का तरीका, वहाँ के लोगों का रहने का तरीका चेंज हो जाता है. उसी तरह से यहाँ पर भी क्लाइमेटिक रीजन जो भी हैं वहाँ पर चेंज हो जाता है. क्लाइमेट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लाइफ्स ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस रीजन. Thus, the clothes people wear, the crops they grow, the food they eat, their occupation all vary from one climatic region to the other. एक क्लाइमेटिक रीजन से दूसरे क्लाइमेटिक में जब आप जाएंगे, उनका खाना, उनके कपड़े, उनका खेती करने का तरीका, ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं. वो क्या खाते हैं, इस तरह से वो चेंज होते जाते हैं. We will look at life in a few of the climatic regions this year. In this chapter we will study the hot and wet equatorial region. इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कुछ क्लाइमेटिक रीजन के बारे में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल रीजन में कौन कौन से आते हैं, उनका कैसा सिस्टम है पूरा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. लोकेशन, हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल रीजन. द हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल climate region lies within the torrid zone and extend 10 degree north and south of the equator. It includes the Amazon basin. अभी तो ये hot and wet equatorial climatic region कहाँ पर है, ये torrid zone में, क्योंकि hot से मतलब ये कि torrid zone में होगा. torrid zone में हमेशा hot region ही रहते हैं. It includes the Amazon basin in South America, the Democratic Republic of Congo in Africa and Malaysia and Indonesia in Asia. ये कहाँ तक है, साउथ अमेरिका में. कहाँ पर, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, अफ्रीका में कांगो, एंड मलेशिया एंड इंडोनेशिया इन एशिया. ये पिक्चर के माध्यम से आप देखेंगे. दिस इज द वर्ल्ड मैप एंड ब्राउन कलर इज शोइंग, these brown color are showing hot and equatorial region. इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. और बाकी आप यहाँ देखिए, क्लाइमेट. As this region receives the direct rays of the sun, it remains hot throughout the year. There is no winter. यहाँ पर ठंड नहीं होती है, पूरे साल भर गर्मी पड़ती है. कहाँ पर, हॉट एंड इक्वेटोरियल रीजन में डायरेक्ट रेज पड़ती हैं सन की, जिसके कारण गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. ह्यूमिडिटी इज हाई थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ऑफ द मैनी वाटर बॉडीज एंड डेंसेस फॉरेस्ट फाउंड हियर. ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है पूरे साल भर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं, पानी के बहुत ज़्यादा भरमार है वहाँ पर. एंड डेंस फॉरेस्ट फाउंड हियर, और घने जंगल भी हैं. इन दिस इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे लीड्स टू रैपिड एवोपरेशन ऑफ वाटर. Towering clouds form and heavy rain occurs every after around 4 o'clock. The heavy rains cool the air, making the heat and humidity bearable. अब यहाँ पे क्या होता है, इंटेंस हीट ड्यूरिंग, मतलब जो गर्मी की तीव्रता है बहुत ज़्यादा दिन में जो होती है, वो क्या करती है, वाटर को एवेपोरेशन करती है, रैपिड करती है. टावरिंग क्लाउड्स, और बड़े बड़े बादल जो वहाँ पर होते हैं, और हैवी रेन, भारी बारिश होने लगती है. कब होती है, 4 बजे के आसपास. एवरी आफ्टरनून, दोपहर को 4 बजे के आसपास, हम तो शाम कहते हैं 4 o'clock को, वहाँ पर 4 बजे करीब बारिश होने लगती है. और हैवी रेन्स कूल द एयर, मेकिंग द हीट्स एंड ह्यूमिडिटी बियरेबल. जब बहुत पानी गिरता है, बरसात हो जाती, तो क्या होती है, गर्मी थोड़ी सी बर्दाश्त करने लायक हो जाती है. द रेनफॉल इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड
द रेनफॉल इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, देयर इज नो मंथ दैट इज ड्राई। यहाँ पर कोई महीना ऐसा नहीं होता जो सूखा हो, वहाँ पर पानी ना गिरता हो। ये आप देखेंगे इन दिस पिक्चर, क्लाउड्स बिल्डिंग अप ओवर द अमेजन रेन फॉरेस्ट। यहाँ देखो बादल कैसे बन रहे हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट है, जो जंगल है, जो वहाँ पर अमेजन जंगल के बारे में आपने सुना होगा। नेक्स्ट, नेचुरल वेजिटेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ग्रो इन दिस रीजन। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, तो हमको, आपने सुना होगा, पेड़ों को पानी चाहिए और धूप चाहिए, दोनों चीज़ें। द ग्रोथ ऑफ ट्रीज इज दिस फॉरेस्ट इज डेंस एंड लग्जरियंट, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर जब बहुत पानी भी मिलता है और बहुत धूप भी मिलती है तो ये बहुत घने हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। लग्जरियंट मीन बहुत ज़्यादा मात्रा में। द अमेजन फॉरेस्ट इज द लार्जर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बड़ा अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। आपने अमेजॉन जंगलों के बारे में भी सुना होगा। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ ट्रीज ग्रो हियर। ग्रेट वेराइटी ऑफ ट्री मीन्स बहुत बड़े बड़े पेड़ और कई वैरायटी के पेड़ यहाँ पर उगते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर mahogany, ebony, rosewood and palm trees. The trees shed their leaves at different times of the year, so these forests are always green and never bare of leaves. They are therefore also known as evergreen forests. ये evergreen forest क्यों कहा जाता है इनको? Trees shed their leaves at different times of the year. हर समय पे वहाँ पे क्या होता है, ट्रीज की जो छाया होती है, पेड़ों की जो छाया होती है पत्तियों में, तो उनमें पड़ती है, तो इससे क्या होता है, वहाँ के फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन रहते हैं, उनकी पत्तियाँ झड़ती नहीं हैं। क्योंकि जब बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो क्या होता है, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और गिरने लगती हैं, लेकिन वहाँ पर बड़े पेड़ रहते हैं, उनकी शेड रहती है, जिसके कारण वो ऑलवेज ग्रीन रहती हैं। फॉर डिस्टेंस लेयर्स कैन बी सीन इन दिस फॉरेस्ट। डिस्टिंक्ट लेयर्स कैन बी सीन। डिस्टिंक्ट लेयर वहाँ पर इन जंगलों में देखी जाती है। फॉरेस्ट फ्लोर आप देखेंगे पिक्चर के माध्यम से, दिस इज ट्री, इसमें लेयर बताई गई हैं। द 4 लेयर ऑफ एन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। 4 लेयर में ये एमरजेंट लेयर है सबसे ऊपर, कैनोपी लेयर, अंडर स्टोरी लेयर एंड फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर सबसे नीचे है, हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। फॉरेस्ट फ्लोर, दिस इज द लोएस्ट लेयर। द डेंस कवर ऑफ ट्रीज above allows very little sunlight to reach the floor of the forest, hence this layer is dark and damp with almost no plants. अब जब ये पेड़ जो लगे हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़, उनकी शैडो जो है नीचे जाती है, इससे क्या होता है, यहाँ पर नीचे जो धूप है वो पूरी यहाँ तक आके पूरी नीचे तक जा ही नहीं पाती, तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा घना रहता है और बहुत ज़्यादा उनमें पत्तियाँ नीचे रहती हैं और प्लांट नहीं उग पाते हैं, क्योंकि जहाँ पे सनलाइट होगी वहीं प्लांट उगते हैं, तो इस जगह पे प्लांट नहीं उग पाते हैं, यहाँ पत्तियाँ ही पड़ी रहती हैं नीचे, बहुत कम सनलाइट नीचे जाती है। अंडर स्टोरी, सेकेंड वन, अंडर स्टोरी, this layer receives a little more sunlight, allowing the growth of shrubs, ferns, woody creepers and orchids. अब ये थोड़ा सा ऊपर है इसके, किसके, फॉरेस्ट फ्लोर के, यहाँ पर तो थोड़ी सी इसमें सनलाइट पड़ती भी होगी यहाँ पर, जिसके कारण क्या होता है, थोड़ा धूप वहाँ मिलती है तो वहाँ थोड़ी सी ग्रोथ होती है और श्रब्स वगैरह उगाते हैं। श्रब्स मीन्स जो जिनमें बेल रहती है, इस टाइप की वो प्लांट्स उगने लगते हैं। कैनोपी, थर्ड लेयर क्या है, कैनोपी। दिस इज कैनोपी लेयर। दिस इज द मेन लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट की मेन लेयर है, जिसको हम स्टेम बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ डेंस लेयर ऑफ ट्रीज whose leaves and branches join to form a continuous cover over the layers below. The trees are around 30 meters tall. ये पेड़ कितने बड़े बड़े रहते हैं, 30 मीटर ऊंचे रहते हैं। ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं, ये ट्रीज दिख रहे हैं, ये इनका लेंथ क्या रहती है, हाइट 30
मीटर। ये मेन लेयर ऑफ द फॉरेस्ट होते हैं, ये जंगल की मेन लेयर कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, डेंस पेड़ों की बहुत घनी लेयर बनाते हैं और उनकी ब्रांचेस सब एक दूसरे से ज्वाइन रहती हैं, कवर करके रखती हैं, जिसके कारण नीचे कोई प्लांट्स उग नहीं पाते हैं और ना तो सनलाइट जाती है। नंबर 4 इमरजेंट। इमरजेंट लेयर क्या है? Above the canopy grow a few extremely tall trees that tower more than 60 meter over the forest floor. They are called the emergents and form the topmost layer of the equatorial forest. Equatorial forest की ये topmost layer है। This one is टॉप मोस्ट लेयर, क्योंकि टॉप में तो टॉप मोस्ट लेयर है और ये सबसे ऊपर रहती है, जिसके कारण यहाँ सनलाइट भी बहुत ज़्यादा मिलती है और ये 60 मीटर्स हाइट में रहते हैं, 60 मीटर के ऊपर, 60 मीटर तक के ये प्लांट्स रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एमरजेंट एंड टॉप मोस्ट लेयर इनको बोला जाता है। अब नाउ एनिमल लाइफ, वहाँ की एनिमल लाइफ क्या है, कौन कौन से जानवर वहाँ होते हैं। Equatorial rainforests have a rich variety of animals, birds, butterflies, insects and snakes. Most of the animals spend their time in the trees instead of on the ground. As very little sunlight reaches the ground, each layer of the forest has its own unique life form. Equatorial rainforest में क्या है, rich variety of animals, बहुत बड़े बड़े और हर छोटे कई वैरायटी के वहाँ एनिमल्स, बर्ड्स, बटरफ्लाई मिलते हैं, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, और अधिकतर एनिमल्स जो हैं वो ट्री के ऊपर ही रहते हैं इंस्टीड ऑफ ऑन द ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड में सनलाइट भी नहीं पहुंचती है और वो इतनी नीचे डेंस रहता है कि वो नीचे नहीं रह पाते। सब क्या रहते हैं, ऊपर प्लांट्स के ऊपर ही रहते हैं मैक्सिमम एनिमल वहाँ। एज वेरी लिटिल सनलाइट रीचेज द ग्राउंड, ईच लेयर ऑफ द फॉरेस्ट हैज़ ऑन यूनिक लाइफ फॉर्म। अब इसमें ये देखेंगे कुछ एनिमल्स दिख रहे हैं, ये क्या है, टॉकैन, this is a family of orangutans, this is jaguar. These animals are found. Snakes, jaguars, leopards, frogs and lizards live in understory. ये सबसे नीचे रहते हैं, क्योंकि स्नेक तो ऊपर कम चढ़ते हैं, नीचे ज़मीन में ही रहते हैं। जैगर्स, लेपर्ड्स, फ्रॉग, लिजार्ड्स ये सारे अंडर स्टोरी रहते हैं। Spider, monkey, orangutan, sloth and brilliantly colored birds like toucans and macaws and parrots live in the canopy. Canopy में आपको मालूम है canopy कहाँ पर है, this is canopy, यहाँ पर रहते हैं। और अभी हमने इसके पहले अंडर स्टोरी के लिए बताया स्नेक, लिजार्ड वगैरह यहाँ नीचे रहते हैं। Next, eagles, bats, monkey and butterflies are found in the emergent layer. Emergent layer कहाँ पर है, आपने अभी देखा emergent layer कहाँ पर है, ये सबसे ऊपर। आमतौर पे कोई भी बर्ड्स ऊपर ही रहती है, पेड़ों के ऊपर ही बैठती है, लीव्स में। So eagles, bats, monkeys and butterflies are found in the emergent layer. क्रोकोडाइल, स्नेक्स एंड टर्टल्स आर फाउंड इन द रिवर। और क्रोकोडाइल, स्नेक, टर्टल ये सारे नदी में ही रहते हैं, पानी में रहते हैं। ह्यूमन लाइफ, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, ये पिक्चर आप देखेंगे। द सीमेंग पीपल ऑफ मलेशिया, पिक्चर ऑफ द लेफ्ट मीन्स दिस पिक्चर, एंड द आका पीपल ऑफ द कॉन्गो, ये कॉन्गो के लोग हैं। बेसिन आर मेनली हंटर्स एंड गैदरर्स, they eat roots, leaves, fruit, insects, fish and the meats of animal they hunt. वो जानवरों का शिकार करते हैं और ये सारी चीज़ें खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं, रूट्स खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, इंसेक्ट भी खाते हैं, फिश को भी खाते हैं। वो इकट्ठे गैदरिंग करते हैं और हंटिंग करते हैं। In the equatorial region, most of the people live in cities along the coast, as living conditions within the rainforest are very difficult. Hunting, agriculture, fishing, forestry and mining are the main occupation of the people. इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, हंटिंग, शिकार करना, एग्रीकल्चर करना, खेती, फिशिंग, मछली पालना, फॉरेस्ट्री, जंगल में वो लोग रहते हैं, माइनिंग, माइन आप समझते हो खदानों में अंदर घुसना, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। स्मॉल ग्रुप्स
ऑफ ट्राइबल पीपल कंटिन्यू टू लिव इन द रेन फॉरेस्ट, और एक छोटा सा ग्रुप है जो बहुत कम लोग हैं जो अभी तक रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। सम आर हंटर्स एंड गैदर्स, वो लोग हंटिंग ही करते हैं और इकट्ठे रहते हैं। अदर प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कल्टीवेशन। अदर प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर माने वो खेती किसानी को शिफ्ट करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, मतलब कुछ जो चीज़ लगा रहे हैं वो उसको बदल देते हैं। इन दिस मेथड अ पैच ऑफ ग्राउंड इज क्लियर्ड बाई कटिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम, जो फसल पहले उगाते हैं उसको वो काट देते हैं और फिर उसको जला देते हैं। जैसे अपने यहाँ भी कुछ लोग करते हैं कि फसल को जलाते हैं, आपने देखा होगा खेतों को काट के और उनमें आग लगा दी जाती है। द एस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, द cleared plot of land is cultivated for a few years till it loses its fertility. The farmers then move to another place where the process is repeated. अब वो क्या करते हैं, अपने प्लेस को बदल देते हैं और अपनी फसलों को इस तरह से करते हैं कि प्लॉट को, जो ऐस होती है उसकी राख होती है, वो क्या करती है, मिट्टी को फर्टाइल करती है, उपजाऊ बनाती है। द क्लियर्ड प्लॉट ऑफ लैंड इज कल्टिवेटेड फॉर अ फ्यू ईयर, कुछ सालों के लिए वो कल्टीवेशन होता है उसमें, फिर से उसमें जैसे ट्रैक्टर से कल्टीवेशन होता है, आपने देखा होगा, उसकी जुताई करते हैं जब तक कि वो उसकी फर्टिलिटी बढ़ ना जाए। द फार्मर्स देन मूव टू अनदर प्लेस वेयर द प्रोसेस इज रिपीटेड। अराउंड 300 ईयर एगो यूरोपियन ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस प्लांटेशन फार्मिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन। 300 साल पहले की बात है, यूरोपियन ट्रेडर्स ने क्या किया था, किस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था, प्लांटेशन फार्मिंग, मतलब पेड़ों को लगाने की खेती। मैनी पार्ट्स, इन दिस फॉर्म ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन लार्ज फार्म्स कॉल्ड प्लांटेशन। इस फार्मिंग में क्या होता था, फसलें जो होती उगाई जाती थी बहुत बड़े एरिया में। Some of the crops grown on plantations are rubber, tea, cocoa, pineapple and bananas. और किन किन चीज़ों की फसलें होती थी, रबर, टी, चाय, कोकोआ, पाइनएप्पल एंड बनाना। मलेशिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। मलेशिया जो कंट्री है सबसे बड़ा देश है जो कि वो रबर को सप्लाई करता है सबसे ज़्यादा। कोकोआ इज़ कल्टिवेटेड मेनली इन द आइवरी कोस्ट एंड घाना इन वेस्ट अफ्रीका एंड इन मलेशिया। और कोकोआ इसकी जो फार्मिंग होती है कल्टिवेटेड मेनली इन द आइवरी कोस्ट एंड घाना, कहाँ पर है, वेस्ट अफ्रीका में एंड मलेशिया में। नाउ द डायक्स ऑफ, इन पिक्चर यू कैन सी द डायक्स ऑफ Borneo, Indonesia practice agriculture. They live in tall houses raised on poles above the ground. Can you remember what such houses are called? ये आप ये देखेंगे, ये हाउसेस दिख रहे हैं, ये डंडों के ऊपर बने हुए हैं, नीचे ये लोग एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं। द डायक्स ऑफ बोर्नियो, इंडोनेशिया, कहाँ के, इंडोनेशिया और बोर्नियो में जो डायक्स रहते हैं वो एग्रीकल्चर जो करते हैं वो कैसे करते हैं, अपने घरों को डंडों से ऊपर उठा के रखते हैं, मीन्स नींव वगैरह नहीं रहती है और डंडों से इनके घर बने रहते हैं। दे लिव इन टाल हाउसेज रेस्ड ऑन पोल्स, खम्भों के ऊपर रहते हैं। आप बता सकते हैं ये कौन से, इन घरों को क्या बोलते हैं? कैन यू रिमेंबर व्हाट सच हाउसेज आर कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड स्टिल्ट हाउस। इनको क्या बोलते हैं? स्टिल्ट हाउस। नाउ नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी widespread destruction of rainforests for oil palm plantation in Borneo, Indonesia. आप इस पिक्चर में ये देखेंगे, दिस पिक्चर, इसमें आप देखेंगे कि इंडोनेशिया में ऑयल पाम प्लांटेशन के लिए रेन फॉरेस्ट को कैसे डिस्ट्रॉय किया गया, कैसे उसका विनाश किया गया, ये इस पिक्चर में दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट पिक्चर, The Amazon Indians live in small clearings in the forest. Their main occupation is hunting and cultivation. ये अमेज़न इंडियंस जो रहते हैं वो स्मॉल क्लियरिंग में रहते हैं, छोटी छोटी ग्रुप में रहते हैं जंगल में। दी मेन उनका ऑक्यूपेशन क्या है? हंटिंग एंड कल्टीवेशन।
शिकार भी करते हैं, वो कल्टीवेशन करते हैं। दे ग्रो, क्या उगाते हो, मैनियक, याम, स्वीट पोटैटोस एंड बनानास, इनको ये उपजते हैं। नाउ चैलेंजेस फेसिंग द रीजन, क्या चैलेंज फेस करेगा ये रीजन इसके कारण। वन ऑफ द मेन चैलेंज फेसिंग दिस रीजन टुडे इज हाउ टू ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक प्रोग्रेस विदाउट डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट। आज इस रीजन में मुख्य चुनौती या चैलेंज क्या है कि एनवायरनमेंट या पर्यावरण को नष्ट किए बिना हमारी आर्थिक प्रगति कैसे लाई जाए, मीन्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसे लाई जाए। द लार्ज स्केल cutting of trees for mining, timber, agriculture and ranching is threatening the life of the tribal people. It is also endangering the wildlife of the region. Deforestation has also led to soil erosion, which is affecting the agriculture output of the region. अब क्या है, बड़े पैमाने में माइनिंग, खेती, पशुपालन, रेंचिंग मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंचिंग, रेंचिंग मीन्स पशुपालन। एग्रीकल्चर सभी को मालूम है खेती किसानी होती है, माइनिंग मीन्स खदानों वाला काम। खेती पशुपालन के लिए हमें वनों की कटाई के कारण वन्य जीवों को खतरे में डाल दिया गया है। इससे क्या, वाइल्ड लाइफ पूरी नष्ट होने का खतरा है, जिससे ज़मीन या मिट्टी को भी नुकसान हुआ है, जिसके कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है। आपने देखा डिफॉरेस्टेशन हैज़ ऑल्सो लेड टू सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन से क्या हुआ है, जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाता है, विच इज़ इफेक्टिंग द एग्रीकल्चर आउटपुट ऑफ द रीजन। और वो क्या प्रभावित करता है, कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चर आउटपुट, इसको इफेक्ट करता है। तो चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज completed and it's your homework. You have to complete exercises of this chapter in your textbook. Okay, thank you.